चलो लास्ट वाली क्लास का रिवाइज किया पूरा? यस सर। यस सर। सर आपने एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई थी? यार वो कुछ बच्चों का मैसेज ये आ गया था कि उनका कुछ डॉक्टर वगैरह से अपॉइंटमेंट था। अच्छा सर ठीक, इस वजह से नहीं हो पाया था। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि मतलब सागर सर की क्लास और आपकी क्लास सब बीच बीच में हो जाती है, नहीं, ऐसा नहीं चेंज हो सर? गया, वो नेक्स्ट वीक में चेंज कर दिया गया। अच्छा सर ठीक। हाँ, मतलब सब अब उनकी क्लासेस कंटिन्यूएशन में ओवर हो जाएंगी, फिर मेरी क्लास आ जाएगी कंटिन्यूएशन में, ऐसे। ठीक सर ठीक। यार जरा क्विकली रिवाइज कर ले थोड़ा सा। मतलब लास्ट क्लास में ये हम लोगों ने कहा था कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर, कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारी फोर्सेस अप्लाई कर दे, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई कर दो, तो उसका एक रिजल्ट हम लोगों ने ये कहा था कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस अगर हम बॉडी के ऊपर कैलकुलेट करें तो ये आता है प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लास्ट क्लास का ये पॉइंट था। यस सर। हाँ जी, और उसी में एंड में लेक्चर की बिल्कुल एंड साइड पर जाकर के हम लोगों ने एक और डेरिवेशन किया था, जिसमें ये था कि जो टॉर्क बनता है, summation of torque by all forces that was equals to the moment of inertia I multiplied by alpha। ये दूसरा रिलेशन था, टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा। यस सर। और उसमें ये कहा गया था प्रीवियस क्लास में कि आप ये जो टॉर्क है ये भी किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, सेम, और ये दोनों सेम एक्सिस होने चाहिए, राइट। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क देख रहे होंगे उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करेंगे। यस सर। प्लस एक और चीज डिस्कस हुई थी कि इन दोनों में डिफरेंस है। हम लोगों ने 4 पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया था। उसमें एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ये हो सकता है कि समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू 0 आ रही हो, लेकिन टॉर्क ना हो, समेशन ऑफ टॉर्क भी 0 आ रहा हो। एक पॉसिबिलिटी दोनों 0 आ रहे हो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू 0 है, समेशन ऑफ टॉर्क नॉन जीरो है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि समेशन ऑफ फोर्स नॉन जीरो है, समेशन ऑफ टॉर्क 0 है। और चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों के दोनों ही नॉन जीरो है। यस यस राइट, मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ये 0 होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि ये भी 0 हो, और अगर ये 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये भी चीज 0 आए। यस सर। राइट, अब इसके ऊपर ना हम क्वेश्चंस करेंगे, और हमें 2 तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। मतलब 2 तरीके की बॉडीज हैं जिनके मोशन को एनालाइज करना है। पहली, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको कहीं पर क्लैंप कर दिया गया है, मतलब हिंज कर दिया गया है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो कहीं पर हिंज नहीं किए गए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें हिंज है, मतलब क्लैंपिंग है, और एक सेकंड कैटेगरी आएगी जिसमें ऑब्जेक्ट्स बिना किसी हिंज के हैं, उनको हम बोलते हैं फ्री ऑब्जेक्ट, फ्रीली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस करोगे, बट प्रोसीड करने से पहले आपको ये बता दें कि जिन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट किसी न किसी जगह पर हिंज कर दिया गया है, क्लैंप कर दिया गया है, उनमें जब आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लगाओगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हिंज्ड हैं उनमें अगर आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लगाओगे तो आपको एक्सिस चूज करनी पड़ेगी पासिंग थ्रू हिंज, पासिंग थ्रू हिंज। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो फ्री रखे गए हैं बिना किसी हिंज के, बिना किसी क्लैंप के, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए जब हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लगाएंगे तो एक्सिस पास कराएंगे थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये याद है दोनों स्टेटमेंट, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर ले। यस सर। राइट, ठीक। सो मैं दोनों एग्जांपल्स पैरेलल लूंगा सो दैट कि आप इसका डिफरेंस पहले समझ पाओ, एंड देन एक बार डिफरेंस आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आगे प्रोसीड कर जाएंगे। हमारे पास इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आप उसको टेबल मान लें, हॉरिजॉन्टल टेबल, और मैं
पैरेलल में मैंने कहा जैसे कि 2 एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं पैरेलली। पहले वाले टेबल पर, फर्स्ट वाली टेबल पर हमने क्या किया, एक रॉड को रखा, जस्ट एक रॉड। सेकंड वाले पर भी एक रॉड रखी, दोनों में हमने रॉड रखा है, दोनों ऑब्जेक्ट्स में रॉड को प्लेस किया है, जिसका मास m, लेंथ l है, इसका भी मास m और लेंथ l है। और फर्स्ट केस में ये जो रॉड है, ये अपने मतलब एंड पॉइंट पर इसको यहाँ पर क्लैंपिंग कर दी गई है। एंड पॉइंट मतलब टॉप पॉइंट जो है इसका वो क्लैंप है, हिंज है। और सेकंड वाले केस में ये रॉड फ्री रखा गया है, कोई क्लैंपिंग नहीं है। इसको कुछ ए और बी से डिनोट कर देंगे, नाम ए और बी से। और हमने क्या किया, रॉड के परपेंडिकुलरली एक फोर्स F अप्लाई किया इसके ऊपर, जो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है और कांस्टेंट डायरेक्शन का भी है। रॉड के परपेंडिकुलरली हमने एक फोर्स F लगाया, इसमें भी रॉड के परपेंडिकुलरली हमने एक फोर्स F लगाया। क्या रिजल्ट बनेगा, किस टाइप का मोशन होगा? पहले तो ये एनालाइज कर रहे हैं कि टाइप ऑफ मोशन कैसा होगा। टाइप ऑफ मोशन का मतलब कि क्या बॉडी सिर्फ रोटेट करेगी, ट्रांसलेट करेगी, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सर फर्स्ट में केवल रोटेट करेगी, सेकंड में रोटेट प्लस ट्रांसलेट करेगी। हाँ, दोनों करेंगी। यस सर। यस सर। यस सर। राइट। यस सर। तो पहला स्टेप, जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चनिंग ये करोगे, सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी है कि इज इट कंप्लीट रोटेशन, मतलब परफेक्ट रोटेशन, और इज इट ट्रांसलेटरी मोशन, और इज इट कॉम्बिनेशन। पहला क्वेश्चन तो अपने माइंड में आप ये क्लियर कर लें कि ये रोटेट हो रहा है कि ट्रांसलेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जिसमें हिंज है इसमें बॉडी सिर्फ रोटेट करेगी, जिसमें हिंज नहीं है वहां पर ट्रांसलेट एंड रोटेट दोनों कर जाएगी। मतलब ये कंबाइंड मोशन का एग्जांपल बन गया। ये कह सकते हैं कि सेकंड वाले केस में जो ऑब्जेक्ट है वो एक कंबाइंड मोशन में जाएगा, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों बनेंगे इसके अंदर, और फर्स्ट वाले केस में बॉडी सिर्फ रोटेट करेगी। दोनों ही क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन ये है कि इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके सेंटर ऑफ मास में क्या एक्सेलरेशन होगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। राइट। यस और सर। सेकंड है व्हाट इज अल्फा। दोनों निकालने हैं, एक एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की निकालनी है, ये क्वेश्चन फाइंड करना है, और सेकंड में अल्फा निकालना है। ये दो क्वेश्चंस है, व्हाट इज एक्सेलरेशन एट द सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ मास, एंड व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। यस सर। कैसे करेंगे देखो। सर सेंटर ऑफ मास के लिए केवल सिग्मा एफ वाली इक्वेशन अप्लाई करती है, अलग अलग पॉइंट अलग होगी। राइट। लेकिन सुनो, हाँ, लॉजिक समझना, जो लॉजिक है उसके पीछे क्या बोलने जा रहे हैं, मतलब हम जो भी लिखेंगे उसके पीछे का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए मेरा। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है। यस सर। राइट। ये एक इक्वेशन है, मैथ्स के हिसाब से ये सिर्फ एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन में क्या नोन है क्या अननोन है ये क्लियर होना चाहिए मेरे को। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है, दैट मींस फोर्सेस का आइडिया होना चाहिए। क्या पहले वाले केस में मुझे ये पता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं। यस सर। कैसे पता, आप बताओ। सर नॉर्मल और mg जो है वो तो सर वर्टिकली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हॉरिजॉन्टल में केवल और केवल एक f लग रही है। आप एक काम कर सकते हो, देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना। आपके आसपास स्केल तो होगा ना। यस सर। तो आप ना एक काम करो, आपको एक प्रैक्टिकली बताते क्या होना चाहिए। आप स्केल को अपने ऐसे टेबल पर रखिए, जैसे मैं हाथ पे रख रहा हूँ, आप टेबल पर रखिए, स्केल को टेबल पर रखिए, और एक साइड को आप इसमें ना पकड़ ले, एक साइड को आप टेबल पर रख के करो, टेबल पर रखिए, एक साइड को आप फिंगर से बिल्कुल टाइट प्रेस कर दो। तो टाइट प्रेस करने का मतलब ये हिंज का काम करेगा। तो एक साइड को आप काम करिए फिंगर से बिल्कुल टेबल पर स्केल रखो, एक को ऊपर से बिल्कुल प्रेस करो ताकि वो पॉइंट मूव ना कर पाए, और दूसरे एंड पर
आप परपेंडिकुलरली इसको फोर्स करो और मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सेकंड एंड पर परपेंडिकुलरली इसको फोर्स लगाने पर जहां से आपने उसको टाइटली होल्ड किया है, क्या यहां पर कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है आपके हाथों पे? करके देखो। यस सर बड़ी क्या यहां से अगर आप इसको पुश कर रहे हो, एक साइड से आप इसको परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, तो क्या यहां पर कोई रिएक्शन मिल रहा है आपको अपने हाथों पे? उसी की क्या- वजह से पूरा रोटेशन होता है। मिल रहा है सर। ना मतलब आपको ऐसा तो है नहीं कि आपके फिंगर्स में कोई सेंस डेवलप नहीं हो रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेकंड एंड पर कुछ हो रहा है। ये बोले Yes, यस sir. यस सर। तो इसको क्या बोलोगे आप कि अगर आपने एक साइड से टाइटली क्लैंप कर दिया और दूसरे साइड पर फोर्स लगा रहे हो जिसका रिएक्शन यहां पर आना है, यस सर तो इसी को हम बोलते हैं हिंज रिएक्शन, यानी कि यहां पर भी फोर्स डेवलप हो रही है। आप दूसरे साइड फोर्स लगाओगे लेकिन उसका रिएक्शन यहां पर जरूर होगा। रिएक्शन का मतलब वो न्यूटन लॉ वाला रिएक्शन नहीं कि एक्शन रिएक्शन वाला वो नहीं कह रहे। रिएक्शन का मतलब यहां पर कुछ काम करेंगे तो हमें यहां पर भी फील हो रहा है, दैट मीन्स यहां पर कुछ फोर्सेस डेवलप हो रही होंगी। पहले वाले केस में हिंज पर भी कुछ फोर्स आएगी और जो फोर्स आप लगा रहे हो ये तो है ही। यस सर तो हाँ, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन हिंज कितना रिएक्ट कर रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम। नो सर तो यानी कि मुझे टोटल फोर्सेस का कोई आइडिया नहीं लग रहा। यहाँ पर एक अननोन फोर्स आ गई हिंज की। तो क्या इस इक्वेशन से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना अब पॉसिबल है? नो सर। नो सेकंड वाले केस में सर इसमें पॉसिबल है? इसमें पॉसिबल है। कि पॉसिबल इसमें है। कोई हिंज तो है नहीं, तो मुझे पता है कि जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई फोर्स है नहीं। नॉर्मल और एमजी वर्टिकली बैलेंस हो रहे हैं। यस सर ठीक Yes, है। sir, हाँ हाँ। Yes, sir. तो यानी सेकंड वाले केस में आप ये कह सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास यानी कि जो मिड पॉइंट हुआ उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी ये निकाल सकते हैं, F/m है ना, इसके थ्रू। Yes, sir. तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द मास, यानी कि सेंटर पॉइंट का एक्सेलरेशन की जो वैल्यू बनेगी वो F डिवाइडेड बाय m हो जाएगी बॉडी टू के लिए ना। सेकंड केस में जहां पर फ्री है। अब क्या पहले वाले केस में ये इनवैलिड हो गया? क्या ये इक्वेशन इनवैलिड है? नहीं सर, बस हम लोग नहीं को सर, सही बिल्कुल सोर्सेज सही है। Forces आएंगे। इक्वेशन वैलिड है, बट एक ही इक्वेशन में दो अननोन्स हैं। ए भी अननोन है, एफ भी अननोन है, तो एक इक्वेशन में दो अननोन्स तो सॉल्व हो नहीं सकते। यस सर ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे और यहां पर अल्फा कैसे निकालेंगे? तो सेकंड वाले केस में आप अल्फा आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने कहा था कि टॉर्क इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा रखेंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चंस के टाइम पर तुम लोगों के लिए टारगेट ये होता है, ये डिफाइन करना, ये आइडेंटिफाई करना कि आप एक्सेस कहां से पास कराओगे। और अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कह दिया था कि कोई भी बॉडी अगर फ्री है तो कहां से लेंगे एक्सेस? Center of mass से। सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फिर उसी एक्सेस का होगा। और जो एक्सेस होगी वो भी बॉडी जिस प्लेन में मोशन करेगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब ये रॉड किस प्लेन में मूव करेगा? सर अगर XY में मूव करेगा तो Z में लेंगे। मतलब ये टेबल के प्लेन में ना, यस सर जो Yes, टेबल का सरफेस है इसी सरफेस पे तो मूव करेगा ये। yes, sir. Yes, तो sir. फिर हम सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस चूज लेंगे वो परपेंडिकुलर टू टेबल होनी चाहिए। दैट मींस सेंटर ऑफ मास से एक लाइन बनाएंगे जो कि टेबल के परपेंडिकुलर जाएगी। इसको आप एक्सेस से डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे। और ऐसी एक्सेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या वैल्यू बनती है रॉड के केस में? ये एक्सेस रॉड के परपेंडिकुलर हो गई So और रॉड 1 के by कितने से जा रही है? 12 ml square. 1/12 ml square. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² by 12 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। और टॉर्क व्हिच इज
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यस F, और इस F की लाइन का सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सेंटर से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे L/2 L/2 अल्फा भी आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6F डिवाइडेड बाय m इंटू L। और ये टॉर्क क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि आप Left फोर्स or हाँ। की right? डायरेक्शन में अपना चेहरा रखो, एंटी क्लॉकवाइज है। है ना? हाँ एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, क्योंकि अगर आप फोर्स की डायरेक्शन में अपना फेस कर दें, अपना फेस फोर्स की डायरेक्शन में करें और सेंटर को देखने के लिए आप अपने नेक को टर्न करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बनेगा, यानी कि जो अल्फा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी इसके कंप्लीट मोशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। और ये प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो यार, कि अगर आपने टेबल के ऊपर स्केल को रख दो और अगर आप एक एंड पर दूसरे एंड पर अगर आप परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट तो करेगा ही करेगा, साथ में आगे भी बढ़ जाएगा अगर वो फ्री है तो। यस हो रहा है नहीं हो रहा है चीज? यस Yes, sir. यस तो सेंटर इसका ट्रांसलेट करेगा, बॉडी अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगी, कंबाइंड मोशन हो गया इसका। यस राइट, अब यहाँ पर आएगी, इसमें क्या करेंगे? इसमें सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन इस वाली इक्वेशन से निकालने में प्रॉब्लम ये है कि हमें एलएचएस पर फोर्सेस का कोई आइडिया नहीं है। सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा रखेंगे, बट क्योंकि ये बॉडी हिंज है तो आप यहाँ पर टॉर्क जो चूज करेंगे वो हिंज्ड पार्ट करते हैं। हाँ हिंज पॉइंट के अबाउट, टॉर्क फॉर द एक्सेस पासिंग थ्रू हिंज। और ये कितना आएगा? तो ये फोर्स इस वाले हिंज से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है? L एल। तो F into L टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हिंज पॉइंट के अबाउट, ठीक है। सेंटर के अबाउट आपको पता है कि ml²/12 होता है सेंटर के अबाउट, और सेंटर से कितनी दूर ये एक्सिस है? सेंटर वाला ml²/12 होता है, पैरेलल एक्सिस पर हम लगाने के लिए L/24 होगा शायद। तो प्लस ml²/4 और आएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास और सेंटर से एंड वाले के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, यस Yes, sir. इनटू अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3F/ml। आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करना कैलकुलेशंस को, यही आएगी सर। ठीक है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। यस सर। अब एक और पॉइंट है, हमने प्रीवियस क्लास में भी कहा था, एक बार फिर आपसे रिपीट कर रहे हैं, दो इक्वेशंस ये हो गई। तीसरी चीज मैं आपको एक बार बोल रहा हूं कि जो हर न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगी वो ये है कि एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट का आप काइनेमेटिक्स से भी निकाल सकते हो, ये भी तो आप कंसेप्ट लगा सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर पाथ, अगर कोई पार्टिकल अपना सर्कुलर पाथ फॉलो करे तो मुझे पता है कि इसकी एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। तो अगर ये वाला एंड हिंज है तो आप मुझे बता पाओगे कि इसका सेंटर किस तरीके के पाथ पर जाएगा? अगर यहाँ पर फिक्स्ड है, अगर मैं इसके टॉप एंड को फिक्स कर दूं और इसके बाद रोटेट करूं तो इसका सेंटर पॉइंट कैसी ट्रेजेक्टरी बनाएगा? सर्कुलर पाथ है सर। सर्कुलर। और वैसे भी रोटेशन की डेफिनेशन यही है कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सर्कुलर पाथ पे जाएंगे। यस सर। तो सेंटर भी एक सर्कुलर पाथ पे जाएगा। यस सर। यस सर। और उस सर्किल का सेंटर कहाँ बनेगा? सर हिंज पे। हिंज पे, यानी कि सेंटर पॉइंट विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ।
और अगर सेंटर पॉइंट विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के हिसाब से इट मस्ट हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यस सर। So that means this center will have acceleration towards the center and acceleration towards tangent. और इनका ना रिलेशन था यार, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, इनका रिलेशन भी था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर इनटू आर and tangential acceleration can be written as r multiplied by alpha. तो अल्फा तो निकाल चुके हम लोग। यस सर। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। यस सर। यस सर। और इसमें r क्या रखेंगे? L/2। L/2। सेंटर वाला पॉइंट जिस रेडियस पे जाएगा उसका रेडियस क्या बनेगा? अगर सेंटर पॉइंट एक सर्किल पे जा रहा है और सर्किल का सेंटर पॉइंट ए है, तो सेंटर पॉइंट कितने रेडियस का सर्कुलर मोशन कर रहा है? सर L/2। L/2। तो इसका मतलब यह आंसर L/2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अल्फा की वैल्यू 3f/ml। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो किस पे डिपेंड करेगा? ओमेगा। यस सर। तो हमने आपको अभी इलस्ट्रेशन क्या बताई? हमने आपसे कहा कि आप स्केल को टेबल पर रखिए, तो जब रखा होगा तब इस समय कितना ओमेगा होगा? 0। अब हम इस पे फोर्स लगाएंगे। तो जब आपने फोर्स अप्लाई किया उस मोमेंट पर कितना ओमेगा था? भाई फोर्स लगाने से पहले बॉडी स्टेशनरी है, रुकी हुई है। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो बिगिनिंग में ओमेगा कितना होगा? स्टार्टिंग में क्या 0 से इंक्रीज करते हुए जाएगा? तो नहीं, 0 से इंक्रीज करेगा तो इनिशियल वैल्यू क्या हुई इसकी? इनिशियल 0 ही हुआ। इनिशियल तो 0 हुआ ना। यस सर। बॉडी एक्सेलरेट करेगी बट उसकी इनिशियल ओमेगा 0 होगी। यस सर। तो इस वजह से ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा एट टाइम t इक्वल टू 0। जब ये स्टार्ट हो रहा होगा उस टाइम पर ये 0 होगा। यस सर। क्या आंसर बना फिर? सेंटर ऑफ, इसका मतलब सेंटर की एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? सेंट्रीपिटल वाला इस मोमेंट पर 0 है, आगे आएगा, अभी नहीं है, इस टाइम पर तो 0 है। तो इस टाइम पर सेंटर ऑफ मास में क्या एक्सेलरेशन हुआ फिर? इस टाइम पर सेंटर ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसके पास। कितना आ रहा है सॉल्व करके? 3f/2m। 3f/2m, यानी कि एट दिस टाइम सेंटर ऑफ मास हैज एक्सेलरेशन ऑफ 3f डिवाइडेड बाय 2m, राइट साइड डायरेक्शन में, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन राइट है। तो दो तरीके होंगे एक्सेलरेशन को निकालने के। अगर आपको सारी फोर्सेस पता है, जितनी भी फोर्सेस है उन सबका आइडिया है, तो आप यहां से निकाल लेना एक्सेलरेशन। और जिसमें हिंज होगा वहां पर प्रॉब्लम यही होगी कि क्योंकि हिंज का फोर्स आपको नहीं मालूम होता है, तो इस इक्वेशन से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाओगे आप। उसके लिए फिर हम दूसरा कंसेप्ट यूज कर लेते हैं कि बॉडी अगर सर्कुलर पॉइंट, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल करके निकाल देंगे। टेंजेंशियल वाली एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे अल्फा चाहिए था। अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लगा ली। पहले टॉर्क वाली इक्वेशन, उससे अल्फा निकालेंगे, अल्फा निकाल करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे एंड देन सेंट्रीपिटल वाला। सर इससे हम लोग ये भी तो डिड्यूस कर सकते हैं सर कि क्योंकि एट टाइम t इक्वल टू 0 पे मतलब ओमेगा स्क्वायर r 0 है, तो मतलब जब तक फोर्स नहीं लगी तब तक हिंज रिएक्शन जनरेट ही नहीं होता। अच्छा फिर से रिपीट करना, क्या बोल रहे थे आप एक बार?
सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक मतलब फोर्स नहीं लगेगी तब तक हिंज रिएक्शन जो है वो जनरेट ही नहीं होगा, नहीं होगा। बॉडी रोटेट ही नहीं करेगी। हाँ, Yes. पूछना है कुछ इसमें, बताओ। समझ गए सर। दोनों प्रॉब्लम पैरेलल में इसलिए कराइए ताकि आप डिफरेंस समझ पाए इनका। Yes, sir. ठीक है, अभी ये बताओ, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन F अपॉन m है और यहाँ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन उससे ज्यादा है 3F अपॉन 2m, यानी कि 1.5 आ रहा है। p/2 मतलब 1.5 F अपॉन m, और यहाँ पर सिर्फ F अपॉन m है। इससे मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कम एक्सेलरेट कर रहा है और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है। दोनों में हम लोगों ने बराबर बराबर फोर्स लगाई थी। ऐसा क्यों हुआ? जब आप दोनों बॉडी पर सेम फोर्स लगा रहे हो तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कम आ रही है और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ज्यादा आ रही है? हिंज रिएक्शन की वजह से। हाँ, इसका मतलब यहाँ पर हमारे फोर्स के अलावा और कौन सी फोर्स होगी? सर जो पाइवट पे प्रोड्यूस होगी उसके वजह से एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है मतलब ज्यादा फोर्स होनी चाहिए। अगर ए ज्यादा है तो एफ भी ज्यादा होना चाहिए। यस सर। तो अगर इस एग्जांपल के कंपेयर में यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर टोटल फोर्स एफ से ज्यादा होगा। यस सर। यस तो वो एक्स्ट्रा फोर्स कौन लगा रहा होगा? पाइवट। पाइवट लगा रहा होगा। किधर की तरफ? हमारे फोर्स की डायरेक्शन में या हमारे फोर्स के अपोजिट लगा रहा होगा? अगर टोटल फोर्स ज्यादा हो रहा तो सर हमारे फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। राइट। यहाँ पर ये हिंज इस रॉड के ऊपर भी फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, ताकि हमारी फोर्स और हिंज की वजह से जो फोर्स लगेगी वो सेम डायरेक्शन में होंगी। तो रिजल्टेंट फोर्स बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और रिजल्टेंट फोर्स जब ज्यादा हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन इसीलिए ज्यादा आ रही है इसके कंपेयर में। यस सर। और क्या ये पता लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा फोर्स है? अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 3F/2m है, यस सर। तो आप एक काम करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू ACM निकालो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। m मल्टीप्लाइड बाय a सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, और इस इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिफाइंस टोटल फोर्स, यानी टोटल फोर्स इज 3F/2। हम लोगों ने सिर्फ F लगा रखा है, तो बाकी का कहां से आ रहा है? हिंज रिएक्शन जो कि F/2 होगा। यानी कि हिंज कितनी फोर्स लगा रहा है यहाँ पर? हमारा फोर्स F है और टोटल 3F/2 है, तो टोटल और हमारे बीच में जो डिफरेंस है वो कहां से आ रहा है? हिंज रिएक्शन से। कितना फोर्स हुआ यहाँ पर फिर? इसका मतलब हिंज कितनी रिएक्शन लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है? F/2। 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 ये तो एक एग्जांपल हुआ अभी। दूसरा एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल ये है, अगर आप एक रॉड को ना वर्टिकली ऐसे हॉरिजॉन्टल रखिए और एक एंड पर पकड़ के छोड़ दे इसको, अगर ये बड़ी सी रॉड है और सिर्फ एक एंड को पकड़ के और छोड़ दे,
तो नॉर्मली ये डिप करता है कि नहीं करता है यहाँ पर, अगर आप इसको सीधा पकड़े और सिर्फ एक एंड से होल्ड करें तो नॉर्मली ये क्या होगा कि अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा तो ये डिप करके नीचे चला जाएगा। यस सर। यस सर। तो इस पे ही क्वेश्चन है मेरा। अरे जो कार के बैक साइड पर जो आप ओपन करते हो, कार का बैक जहां पर लगेज रखते हो, डिग्गी वाला स्पेस होता है, यस सर। तो Yes, वो sir, वो भी ऑटोमेटिक क्लोज नहीं हो जाता है। अगर आप उसको ओपन करके छोड़ दें तो अपने आप क्लोज नहीं होता, हल्का सा पुश करके छोड़ दो आप उसको। यस सर। इसकी वजह से ग्रेविटी। ग्रेविटी। तो ये वैसा ही कुछ केस है। एक रॉड हॉरिजॉन्टल है, इसको एंड पॉइंट पर हम लोगों ने हिंज कर दिया और इसको रेस्ट की कंडीशन से छोड़ा है। रेस्ट की कंडीशन से ये स्टार्ट हो रहा है और हमें ये पूछा गया है कि जैसे ही ये स्टार्ट होगा उस टाइम सेंटर ऑफ मास में क्या एक्सेलरेशन होगी। जैसे ही ये स्टार्ट होगा, इमीडिएटली आफ्टर स्टार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितना होगा। सर ओमेगा स्क्वायर आर तो 0 ही हो जाएगा सर। टेंजेंशियल होगा या होगा भी क्या? इस पूरे चैप्टर में बस ये 3 बातें हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। अगर इसके अलावा कुछ भी लगा रहे हो तो टाइम वेस्टेज है। अगर आपको इसकी या तो क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा या इससे सॉल्व हो जाएगा या इससे सॉल्व हो जाएगा। बट एक बार फिर प्रॉब्लम क्या होगी, हिंज जहां पर होगा, जहां पर बॉडी हिंज होगी, उसमें हमारे लिए डिफिकल्टी ये है कि हिंज की वजह से फोर्स अननोन हो जाती है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फोर्स वाली इक्वेशन से नहीं निकलता। फिर वो किस मेथड से निकलेगा? अगर इससे नहीं निकल पा रहा फिर किस मेथड से निकलेगा? अगर यहां से एक्सेलरेशन नहीं निकाल पा रहे थे तो फिर हम इससे निकालेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर भी बॉडी रोटेट ही करेगी। अगर आप कुछ टाइम तक वेट करो तो ये बॉडी ऐसे स्विंग करेगी, रोटेट करेगी, वर्टिकल सर्कुलेशन ऐसे करके रोटेट करता हुआ ये बॉडी नीचे आ जाएगा। ऐसे में बताएंगे इसका सेंटर ऑफ मास की क्या ट्रेजेक्टरी बनेगी। सर्कुलर बनेगी सर इसमें भी। वही सर्कुलर पाथ ही होगा। रोटेशन में सर्कुलर पाथ ही बनते हैं, तो सेंटर ऑफ मास इसका सर्कुलर पाथ पे जाएगा, ऐसे रोटेट करता। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे है तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होने चाहिए। यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हिंज की तरफ दिखाएंगे और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे दिखाएंगे, टेंजेंट की तरफ, जो सर्किल बन रहा उसके टेंजेंट की तरफ और उसके सेंटर की तरफ। यस सर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो r इंटू एल्फा होगा और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये रेस्ट पे छोड़ा गया है और इमीडिएटली सॉल्व करना है। ये टर्म कितना हो जाएगा अगर आप इमीडिएटली सॉल्व कर रहे हो? 0। ये वैल्यू 0 हो गई। अगर हम इमीडिएट सॉल्व कर रहे तो, और सेकंड वाली वैल्यू आर अल्फा में अल्फा चाहिए मेरे को, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे को अल्फा चाहिए। अल्फा के लिए ये इक्वेशन लगाएंगे। यस सर। तो टॉर्क कैलकुलेट करोगे उसके हिंज के अबाउट इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हिंज के अबाउट और मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अब सेंटर ऑफ मास पर इसका ग्रेविटी का फोर्स होगा m इंटू जी वाला। यस सर। यस सर। m इंटू जी की फोर्स होगी, वो इस हिंज से कितने डिस्टेंस पर है? L/2। अगर इसका मास m और लेंथ l मान ले तो L/2। तो टॉर्क मिलेगा इस mg वाले फोर्स की वजह से, जो कि mg इंटू डिस्टेंस L/2। अच्छा, एक फोर्स यहाँ पर भी है लेकिन उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कहाँ पर है वो, बट फोर्स है यहाँ पर, हिंज पे फोर्स है। यस सर। तो इसका टॉर्क लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे?
नो सर, क्योंकि ये नहीं पाइवोटेड सर, पॉइंट पे तो इसका जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सर क्योंकि डिस्टेंस जीरो है। क्योंकि फोर्स भी यही लग रहा है और टॉर्क भी यहीं पर कैलकुलेट करोगे तो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो रहेगा। यस सर, तो जीरो तो हिंज, हाँ, हिंज की फोर्स है बट टॉर्क नहीं है उसका। टॉर्क सिर्फ ग्रेविटी का है, इक्वल टू रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट। एक बार फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। 1/3 ml²। और ये डायरेक्टली अब याद हो जाता है ml²/3 into अल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल गई 3g डिवाइडेड बाय 12। यस सर। अल्फा मिल गया तो r इंटू अल्फा करके हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और वही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। यानी सेंटर ऑफ मास की, अब इसमें r क्या रखोगे तो इसका सेंटर कितने रेडियस का पाथ फॉलो कर रहा है। इसका सेंटर जब मूव करेगा तो उसका क्या रेडियस होगा यहाँ पर, L/2 L/2 और इनटू अल्फा। टोटल आंसर क्या बनेगा 3g/4। 3g/4। यानी कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 3g/4 किधर की तरफ है, डायरेक्शन क्या है इसका। सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में, किस सेंस में? ए का बच्चा अल्फा नहीं, ए की डायरेक्शन ये क्या है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, क्या है ये किधर की तो तरफ। डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड आएगा ऑब्वियसली, नेचुरल सी बात है, सेंटर इसका नीचे जाएगा। यस सर। राइट। अब यार स्मॉल जी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी को अगर आप याद करो तो क्या कहते हो इसको रीड करके रखो। फ्री फॉल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। यस सर, यस। ग्रेविटी। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई बॉडी फॉल कर रही है और अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो तो उसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर होनी चाहिए। यस सर। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फॉल नहीं कर रहा है, सेंटर ऑफ मास भी तो नीचे जा रहा है, यस। बट उसका आंसर जी तो नहीं आ रहा है। एक तो क्या रेजिस्टिव इसका फोर्स मतलब, भी होगी। क्या सेंटर फ्रीली फॉल कर रहा है यहाँ पर। नो सर। नो। अगर फ्रीली फॉल नहीं कर रहा तो रेस्ट्रिक्शन कौन सी है, अगर कोई चीज फ्री नहीं है तो फिर रेस्ट्रिक्टेड है। सर हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट, इसी को बोलते हो आप, ये फ्री बॉडी नहीं है, यहाँ पर आपने इसको बांध रखा है। यस। इसका मतलब ये हिंज, एक बार बताओ, अगर कोई बॉडी को छोड़ दे, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए इसको, कहीं से ना पकड़े, तो कितनी एक्सेलरेशन से गिरेगा ये, अगर हम इसको एकदम छोड़ दें, ड्रॉप कर दें। सर जी। और कौन से फोर्स की वजह से गिरेगा। सर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी से कम एक्सेलरेट हो रही है तो क्या ये नहीं कह सकते कि ग्रेविटी की फोर्स के अलावा और भी फोर्स होगी यहाँ पर। कोई रेजिस्टेंस लग रहा है ऑपोजिट टू द ग्रेविटी। बोलो, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जी नहीं आ रहा यस। तो इसका मतलब वो फ्री बॉडी नहीं है, यस नो सर। सर। मतलब उसमें ग्रेविटी की फोर्स के अलावा और भी फोर्स है कोई। यस सर। तो वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, अगर आंसर जी से कम आ रहा तो। सर ऊपर की तरफ है, अपवर्ड्स। तो कौन लगा रहा होगा फोर्स को, हिंज रिएक्शन। हिंज रिएक्शन। इस क्वेश्चन में हिंज की फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी। यस। और कितनी लग रही होगी, कितनी लगेगी यहाँ पर F/4। भाई। हाँ, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब इसमें मास मल्टीप्लाई करो तो ये बना 3mg/4 जो कि टोटल फोर्स को बताता है। यानी ये वैल्यू बनी डाउनवर्ड वैल्यू mg और माइनस अपवर्ड वैल्यू जो इसे हिंज ने लगाई होंगी FH। तो निकालो हिंज ने कितना फोर्स लगाया, G/4। mg/4। सो वही मतलब ना, मतलब F/4 वही F यहाँ पे mg है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले वाले में आया था। इतना तक कंफर्म करो तो और कराएं, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट बताओ, अगर आप
रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। सभी Yes, लोग yes, अगर यहाँ तक अगर सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे हो तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। करेक्ट? यस सर, हो गया नोट। yes sir, हो गया। अब इसमें ना एक स्पेशल केस आएगा। रोटेटिंग बॉडी में एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है पुली वाला क्वेश्चन, मास एंड पुली। ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं न्यूटन लॉ में यार, न्यूटन लॉ में हम पहले भी इस क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एक बार पहले उसका जल्दी से रिवीजन ले लो कि पहले क्या किया था। पहले हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि एक पुली था और उस पुली की तरफ स्ट्रिंग से हैंग करती थी और एक तरफ हमारा m1 मास लगता था और एक तरफ m2 मास लगता था। इसको ऑब्जेक्ट 1 मान लीजिए, इसको ऑब्जेक्ट 2 मान लीजिए। Yes, लेकिन तब हम लोगों ने कुछ कंडीशंस लगाई थी। जब न्यूटन लॉ का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम कंडीशंस लगाते थे और हम ये कहते थे कि ये पुली हमारे लिए आइडियल होगी और स्ट्रिंग भी हमारे लिए आइडियल होगा। मतलब क्या था इन दोनों का? पुली भी आइडियल और स्ट्रिंग भी आइडियल। इसका क्या मतलब हुआ? करेगी मासलेस है और स्ट्रिंग जो है इनएक्सेसिबल है। मासलेस एंड जैसे फ्रिक्शनलेस। तो इन सब का मतलब ये था कि पुली में कोई मास नहीं है, यानी यहाँ पर मास 0 है। yes sir, स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है। yes sir, और इसका एक और मतलब होता था, इसका एक और मतलब ये होता था, स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, कि पुली का जो आउटर सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ है, मतलब पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा कोई। जैसे जो मार्कर की सरफेस होती है ना, कभी आप मार्कर की सरफेस को टच करें, जो मार्कर्स होते हैं इनके सरफेस को टच करिए, बहुत ही स्मूथ सरफेसेस होते हैं। yes sir, तो इस टाइप का एक राउंड ऑब्जेक्ट है जिसकी आउटर सरफेस बहुत ही स्मूथ है। आप ये मान लो ऑयल लगा इसके ऊपर, और ज्यादा स्मूथ हो गया, फ्रिक्शन ही नहीं है। तो ऐसे में Yes. क्या होता था कि ये पुली रोटेट नहीं करती थी। मतलब हम लोगों ने जब पहले क्वेश्चंस किए थे तो इस पुली में कोई मोशन नहीं था, पुली एज इट इज स्टैंड स्टिल थी, स्टेशनरी थी, yes sir, राइट? तो मोशन किस चीज का हो रहा था वहां पर? क्या चीज मूव कर रही थी? स्ट्रिंग का और जो ब्लॉक्स देखो समझाते हैं इसको। मतलब पहले के केसेस में क्या होता था कि ये जो, मतलब अगर आप इस मार्कर को पुली मान ले और इसके ऊपर एक थ्रेड है, तो होता क्या था, अभी आप खुद देखेंगे, अगर मैं इस थ्रेड को छोड़ दूं ना तो आपको इस बात का प्रूफ मिलेगा कि फ्रिक्शन है या नहीं है। अगर हम इसको छोड़ देंगे ना तो क्या होगा देखो आप, मतलब अगर आप इसको छोड़े थ्रेड को, ये अपने आप स्लिप करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये भी बड़ा फ्रिक्शनलेस है। ये वो गिफ्ट वाला है रिबन जो गिफ्ट पैक करने के लिए यूज करते हैं। yes sir, yes sir, यस सर। तो ये वैसे भी चिकना होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, और ये भी स्मूथ है, फ्रिक्शन ही नहीं है इनके बीच में। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप इसके ऊपर कोई रस्सी रखोगे ना और अगर उसमें वेट भी डाल दे, अभी तो फिलहाल इधर कोई वेट नहीं है, अगर वेट डाल देंगे तो वो रस्सी ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होगी, इसके ऊपर से स्लिप कर जाएगी और इसमें कुछ नहीं होगा। क्लियर? yes sir, yes sir, हाँ, तो ऐसे में क्या होता था कि फ्रिक्शन ना होने की वजह से क्या होता था कि बॉडी 2 तो नीचे जाती थी, बॉडी 1 ऊपर चली जाती थी, और ये स्ट्रिंग यहाँ पर स्लिप कर जाती है, फिसल जाती है। पुली में कोई चीज नहीं, पुली में कोई मूवमेंट नहीं होता। और हम इक्वेशंस क्या बनाते थे, हम लोग ये कहते थे कि यहाँ पर mg, यहाँ पर टेंशन फोर्स, इधर भी mg, एक तरफ है m2 और एक तरफ m1, और अगर मैं m2 को ज्यादा मान लूं, ब्लॉक 2 ज्यादा हैवियर ब्लॉक है, तो ये नीचे जाएगा और हमारी इक्वेशंस बनती थी m2g minus t minus t is equals to mg minus t. इधर इक्वेशन बनती थी t minus m1g equal to m1a, yes sir, और इनको ऐड कर लेते थे।
और ऐड करने के बाद हमारा आंसर बनता था m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय Upon m2 प्लस M1 plus m1 M2. मल्टीप्लाइड बाय g, ये आंसर बनता था। अब चेक Yes, कर, तो दोनों इक्वेशंस ऐड करके ये आंसर आ जाएगा, yes sir. right? Yes यस sir. सर। लेकिन अब हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अब जो हम पुली कंसीडर करने जा रहे हैं उसमें मास भी है, जो पुली है उसमें मास है, और साथ में इसका आउटर सरफेस रफ है, फ्रिक्शन है वहां पर, आउटर सरफेस रफ है, फ्रिक्शन है, और पुली में भी मास है, पुली में रेडियस भी है, कुछ रेडियस सर्कुलर डिस्क मान लेते हैं। तो हम पुली को एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, डिस्क मानेंगे, उसका कुछ मास होगा, कुछ रेडियस होगा, तो उसको मैं एम और आर लिख दूं, और इसके ऊपर से थ्रेड पास हो रही है, और पुली का सेंटर पॉइंट क्लैंप है, सेंटर पॉइंट ऑफ द पुली क्लैंप है, इसके ऊपर से थ्रेड पास करना है। और इस तरफ एक मास लगा दीजिए m2, और इस तरफ एक मास लगा दो m1, और m2 ज्यादा है, m2 ज्यादा है। अब ये बताओ, अगर पुली की आउटर सरफेस रफ है, पुली की आउटर सरफेस रफ है और वहां फ्रिक्शन लगेगा, तो क्या पुली रोटेट करेगी या नहीं करेगी? इमेजिन करो, अगर आप इसके टेंजेंशियल फोर्स लगाएं, अगर इसके टेंजेंशियल फोर्स लगाइए, तो क्या सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क बनेगा? नहीं समझ पाए? Yes sir. नो यस सर बनेगा। अच्छा, ये बताओ, फ्रिक्शन फंडामेंटली किस चीज को अपोज करता है? सर दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन को। Relative motion को. अब स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको। मैं m2 को हैवियर मानता हूं, m2 हैवियर है, तो ये तो बट ऑब्वियस है कि m2 वाला ब्लॉक नीचे मूव कर जाएगा विद सम एक्सेलरेशन a, और m1 वाला ब्लॉक ऊपर चला जाएगा विद सम एक्सेलरेशन a। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। No sir. ओके, अगर m2 नीचे जाएगा तो क्या यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो नीचे नहीं जाएगी? यस सर। Yes sir. जाएगी। तो स्ट्रिंग विल आल्सो मूव डाउनवर्ड, कितनी एक्सेलरेशन से? सर ए। A. ए से, राइट? Yes yes. यस सर। तो इसका मतलब हमारे स्प्रिंग का एक्सेलरेशन बनेगा, और स्प्रिंग का एक्सेलरेशन इक्वल टू ए होगा, Yes sir. ठीक है? अब यहाँ पर जो पुली है, अगर ये मूव ना करे, अगर पुली मूव ना करे, तो पुली वाले पॉइंट में और स्प्रिंग वाले पॉइंट में क्या कोई रिलेटिव मोशन नहीं आ गया? अगर पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ पुली स्टेशनरी रहे और उसके कांटेक्ट में जो स्ट्रिंग वाला पॉइंट है वो आगे बढ़े, तो रिलेटिव मोशन हुआ नहीं के बीच में? Yes sir. यस सर। Yes और sir. अगर इनके बीच फ्रिक्शन है तो वो कैसे लगेगा? Relative motion के opposite. तो सर स्प्रिंग के ऊपर फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन बनेगी? अपवर्ड्स, अगर Upwards. डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है तो अपवर्ड्स। और अगर स्प्रिंग पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से पुली पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। और फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है, यस सर। Yes sir. तो पुली की सरकमफ्रेंस पर नीचे की तरफ एक फ्रिक्शन आएगा, इसका सेंटर के अबाउट कैसा टॉर्क आएगा? अगर सरकमफ्रेंस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है और उसका टॉर्क अगर आप सेंटर के रिलेटिव देखो, क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा? Clockwise. सर क्लॉकवाइज। Clockwise. तो उस फ्रिक्शन की वजह से ये पुली जो होगी वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। सर ये बताइए, जैसे सर स्ट्रिंग वाले केस में फ्रिक्शन ऊपर आएगा और इसमें नीचे आएगा, तो सर ये स्टैक ऑफ ब्लॉक्स वाला कॉन्सेप्ट है ना? वैसा ही हुआ, दोनों साथ साथ चलेंगे। यस सर, समझ गए सर। एक सेकंड,
हाँ जी बच्चा, ये वही हुआ जो स्टैक ऑफ ब्लॉक्स वाला एग्जांपल आप बोल रहे हो ना, वैसा ही हुआ। तो होगा क्या कि ये पुली भी रोटेट करना स्टार्ट करेगी, जिससे क्या होगा, जब ये पुली रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो ये जो पॉइंट पुली की सरकमफ्रेंस पर है, ये किधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा? सर डाउनवर्ड्स, नीचे। डाउनवर्ड्स। और स्प्रिंग भी डाउनवर्ड जा रही है यस ना, दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं। यस सर। और फ्रिक्शन का फंडामेंटल नेचर ये है कि रिलेटिव मोशन को अपोज किया जाए। इसका मतलब रिलेटिव मोशन कब अपोज हो सकता है? जितनी स्पीड से स्ट्रिंग नीचे जा रही है उतनी ही स्पीड से पुली के सरकमफ्रेंस का ये पॉइंट भी नीचे जाए। अगर ये दोनों पॉइंट साथ साथ चलेंगे तो क्या उसको भी स्लिपिंग कहेंगे? नो सर। नो सर, तब स्लिप नहीं होगा। भाई दो चीजें कांटेक्ट में हैं और हम दोनों को एक साथ आगे बढ़ा रहे हैं सेम स्पीड से, दोनों सेम स्पीड से आगे पीछे हो रहे हैं। क्या बोलोगे, इन दोनों में कोई स्लिपिंग हो रही है? नो सर। नहीं हो रही। बट अगर ये कांटेक्ट में है और एक बॉडी फास्टर है और एक बॉडी स्लोअर है, मतलब ये डस्टर फास्ट मूव करे और मेरा हाथ धीमे धीमे मूव करे, दोनों चलेंगे फॉरवर्ड, लेकिन एक तेज चले और एक स्लो चले, हाथ फॉरवर्ड, हाथ हमारा ज्यादा स्पीड पर निकल गया, तो क्या इनके बीच में स्लिपिंग और रबिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी? यस सर। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये स्प्रिंग और पुली के बीच स्लिपिंग ना हो, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है, तो वो कब अचीव होगा? वो चीज तब अचीव हो पाएगी जब पुली के रोटेट करने की वजह से पुली के सरकमफ्रेंस वाला पॉइंट जितनी स्पीड से नीचे जाए, अगर उतनी ही स्पीड से स्ट्रिंग वाला पॉइंट भी नीचे जाए। यस सर। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों में 0 हो। हाँ। अब मैं एक और डायग्राम बता रहा हूँ, इससे और बेटर कनेक्ट कर पाओगे। आप इमेजिन करें कि ये पुली हो गया और उसके ऊपर हमने एक स्प्रिंग ड्रॉ कर दी। फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है। मैं पुली के सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट P डिनोट कर रहा हूं, P फॉर द पुली, और इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट कैपिटल S डिनोट कर रहा हूं, वो स्ट्रिंग का पॉइंट है। P पॉइंट पुली के सरकमफ्रेंस पर और S पॉइंट उसके जस्ट कांटेक्ट में स्ट्रिंग का पॉइंट है। यस सर। ठीक, और ये जो पुली है ये रोटेट कर रही है किसी ओमेगा स्पीड से, और ये स्ट्रिंग V स्पीड से नीचे आ रही है। कुछ देर बाद क्या सिचुएशन बनेगी? कुछ देर बाद ये पॉइंट P कितना, कुछ देर बाद, ये अभी का डायग्राम है, थोड़ी टाइम बाद अगर ये चीज घूम जाए, अगर ये रोटेट कर जाए, तो क्या पॉइंट P यहीं पे रहेगा या फॉरवर्ड हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब क्लॉकवाइज मोशन में आ जाएगा? अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है हो जाएगा ना? यस सर। तो इसका मतलब देखो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जो पॉइंट P अभी आपने वर्टिकली ऊपर दिखाया था वो कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको, क्योंकि पुली रोटेट कर चुकी है। यस सर। मान लेते हैं ये डेल्टा थीटा है, ये एंगल डेल्टा थीटा है। r डेल्टा थीटा से मूव कर जाएगा वो। हाँ, और स्ट्रिंग भी तो मोशन में आएगी। यस सर। क्या स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट यही रहेगा? नो सर। भी मूव कर जाएगा। यस सर। तो ये पॉइंट S मूव करके यहां आ गया। और कोई दूसरा पॉइंट जिसको आप S डैश कह दीजिए, कोई दूसरा पॉइंट स्ट्रिंग का होगा जो आप टॉप पॉइंट पर पहुंच जाएगा। यस सर।
क्योंकि ये सब कुछ, ये भी v स्पीड से आगे बढ़ रहा है और ये भी v स्पीड से आगे चल रहा है, ये सब मोशन में है ना, पूरे स्ट्रिंग मोशन में है। यस सर। Yes, sir. अगर p और s फिर एक साथ आ गए और p और s यहाँ पर भी एक साथ थे, तो आप क्या कह सकते हो? क्या इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन है या ये साथ साथ चल रहे हैं? साथ साथ चल रहे हैं। सर साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसा कब होगा? जब सेम ऐसा- वेलोसिटी से चल रहे हैं। ऐसा तभी हो पाएगा ना जब जितना डिस्टेंस पॉइंट s ने ट्रेवल किया है उतना ही डिस्टेंस पॉइंट p ने भी ट्रेवल किया हो। Yes, sir. यस सर। और अगर हम ये कह दें कि पॉइंट s से पॉइंट s डैश, पॉइंट s से पॉइंट s डैश के बीच की जो लेंथ है वो डेल्टा l है, पॉइंट s से पॉइंट s डैश के बीच की लेंथ डेल्टा l, तो क्या ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि डेल्टा l मस्ट बी r मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा? r डेल्टा थीटा। r into delta theta is this length of arc. Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं और अब इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो। ये तब हो रहा है, ये चीज तब लिख पाओगे जब पुली की सरकमफ्रेंस का पॉइंट और उसके साथ स्ट्रिंग वाला पॉइंट साथ साथ आगे बढ़ रहे हो। यस टाइम से सर। डिवाइड कर दो, v इक्वल टू r ओमेगा। v इक्वल टू r ओमेगा। राइट। तो ये कब आ रहा है? ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सर दोनों पॉइंट्स के इसके रिलेटिव स्पीड 0 है। तो क्या बोलेंगे, स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। सर नहीं हो रही सर। इट इज कॉल्ड नो स्लिप कंडीशंस। पुली और स्ट्रिंग के बीच की नो स्लिप कंडीशन कहेंगे इसको। और क्वेश्चंस में ये लिखा होता है, प्रॉब्लम्स में ये दिया जाता है, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड अ पुली। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा लिख रहे हैं वो कि देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड अ पुली, इट मींस वो आपसे ये कह रहे हैं कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा एंड दैट रिलेशन इज v इक्वल टू r ओमेगा। यस सर। राइट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. राइट। नो स्लिप कंडीशन। अगर पॉइंट p पीछे रह जाता, पॉइंट p यहाँ नहीं होता, पॉइंट p यहाँ रह जाता और पॉइंट s आगे निकल जाता, तो क्या बोलते हैं? v ग्रेटर देन r ओमेगा। v ग्रेटर देन r ओमेगा। राइट। बट ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है। हम लोग के सिलेबस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो नो स्लिप कंडीशंस के ऊपर हैं, जिसका फिजिकल मतलब पहले तो ये है, स्ट्रिंग के ऊपर का पॉइंट जितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, पुली की सरकमफ्रेंस वाला पॉइंट भी उतना ही आर्क लेंथ कवर करेगा। और मैथमेटिकली आप कह सकते हो v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, जिसमें ओमेगा पुली की स्पीड है, पुली की एंगुलर स्पीड, और v वो स्पीड है जिससे ये स्प्रिंग नीचे जा रहा है। यस सर। और स्प्रिंग उसी स्पीड से नीचे जाएगा जिस स्पीड से ये मास मूव करेगा, क्योंकि इससे अटैच है वो। यस सर, तो कंस्ट्रेंट से बराबर चलेगा। बट राइट, ये सब कुछ कंसेप्ट लगाना है आपको। तो पहला रिजल्ट क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स which will be along tangent, a torque will be produced about center and this pulley will start rotating. पहला concept. दूसरा, under no slip conditions we can write that v is equal to r into omega. ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। यस सर। तीसरा कंसेप्ट, what type of friction force will be in between these 2 points? Will it be static or kinetic? स्टैटिक। स्टैटिक। क्यों? तो क्योंकि Sir, दोनों क्योंकि- के बीच में हो नहीं रहा और रेस्ट पे रिलेटिव मोशन स्टैटिक लगता है। परफेक्ट। रिलेटिव मोशन न होने की कंडीशन पे जो फ्रिक्शन दिखाते हो वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक। 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 तीसरा पॉइंट, एक बार फिर से बोलो। पहला पॉइंट, पुली विल रोटेट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन।
Second, under no slip conditions, V equal to R omega. तीसरा, the nature of friction force will be static friction. और चौथा पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी के बारे में क्या बोलेंगे, लॉस होगा या नहीं होगा? फ्रिक्शन है अगर तो सर फ्रिक्शन है तो लॉस होगा इंटरनल फोर्सेस वजह से। राइट। तो अच्छा बच्चा सर एक बात बताना, सुनो बड़ा खतरनाक पॉइंट मैंने कहा ना, ये बहुत खतरनाक है और बुक्स में ये हार्डली एक लाइन में लिख के निकल जाते हैं। एक बार बताइए, एक बार बताओ, यस सर, इन दोनों पर फ्रिक्शन क्या सेम डायरेक्शन में होगा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से? नहीं सर, ऑपोजिट में होगा नो सर। सर, ऑपोजिट होगा। हाँ ना, लेकिन इन दोनों की वेलोसिटी तो सेम है ना, यस सर, यस सर। तो दोनों पॉइंट्स सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, लेकिन न्यूटन लॉ थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के हिसाब से अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है, अगर एक पर फॉरवर्ड लगेगा तो दूसरे पर बैकवर्ड लगेगा। यस सर, यस सर, रेट ऑफ वर्क डन विच इज पावर, एफवी। एफवी अब यही गलती करते हो आप लोग, रेट ऑफ वर्क डन विच इज द पावर, इट इज नॉट एफवी, इट इज एफ डॉट वी। अच्छा सर, ओके। और अगर आप इस डॉट को हटाएंगे तो ये बनेगा एफ इंटू वी और आगे कुछ और भी लग जाएगा। cos थीटा। थीटा, कॉस थीटा। अब जरा एक बात इमेजिन करो, दोनों पॉइंट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉइंट एस और पॉइंट पी दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, लेकिन दोनों पर फ्रिक्शन फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो अगर एक पर फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा तो दूसरे पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। यस सर। तो यहां पर अगर मैं पावर कैलकुलेट करूंगा तो एफ वी कॉस 180 डिग्री आएगा, और दूसरी जगह पे जब पावर कैलकुलेट करोगे तो एफ वी कॉस 0 डिग्री आएगा, यस सर। और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 0। 0, मतलब यहाँ के फ्रिक्शन की पावर और यहाँ के फ्रिक्शन की पावर को ऐड करो तो एक में cos 180 डिग्री यानी कि नेगेटिव साइन आएगा, और एक में cos 0 डिग्री यानी प्लस साइन आएगा। यस सर। ऐड करें तो 0, यस सर। समझ आ रहा? यस सर। यानी कि फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन कितना है, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? टोटल वर्क बाय फ्रिक्शन तो 0। तो पूरे सिस्टम पे 0 है। 0 हुआ। हाँ, यस सर। और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी 0 हो गई। एनर्जी कंजर्व हो गई। नहीं, इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से पूरे सिस्टम के एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यस सर, एनर्जी पूरे कंजर्व सिस्टम हो में गई। नहीं आएगी। सर यहाँ तो इसका एनर्जी मतलब क्या, इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होगी या नहीं होगी सिस्टम की? जब No, उस sir. फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन 0 है, और वर्क मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जब वर्क ही 0 हुआ तो हमने कोई एनर्जी एक्सचेंज की ही नहीं, न क्रेडिट की न डेबिट की। सर कंजर्व रहेगी। हाँ, बट किसकी? सिर्फ पुली की, माचिस की, या पूरे सिस्टम की? पूरे सिस्टम की। पूरे सिस्टम की सर। राइट, ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहीं पर नहीं, जहां भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वहां पर पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी आप कंजर्व कर सकते हो। सर ऐसे रोलिंग में भी होता है। हाँ, सर जो बॉटम पॉइंट होता है जहाँ पे सरफेस को मीट करता है वहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वर्क डन 0 ही होता है। राइट। तो टोटल 4 पॉइंट्स हैं, न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार वाइंड अप कर लीजिए। नंबर 1, द पुली विल रोटेट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। सेकेंडली, दैट फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। नंबर 3, V equal to R omega. और नंबर 4, that friction force will not do any work because of which the entire Energy mechanical conservation energy of remains system will remain conserved.
चारों पॉइंट समझ में आ गए? Yes, sir. प्रोसीड करें आगे? Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक और पॉइंट, सॉरी यार, एक और पॉइंट है। यहाँ पर आप दोनों तरफ सेम टेंशन क्यों दिखाते हो? इधर भी टी दिखाते हो, इधर भी टी, ऐसा क्यों नहीं करते कि इधर T2 दिखाएं, उधर T1 दिखाएं? Sir, string same है constraint की वजह से. स्ट्रिंग सेम है। कंस्ट्रेंट की वजह से। क्या यहाँ पर भी? Yes, sir. जबकि स्ट्रिंग और पुली के बीच फ्रिक्शन है। यस सर। अरे बच्चा एक बात बताइए, एक बार बताओ, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास 0 है और एक तरफ हम F1 फोर्स लगा रहे हैं और एक तरफ हम F2 फोर्स लगा रहे हैं, इनमें क्या रिलेशन आना चाहिए अगर मास 0 है तो? इसके हिसाब से अगर कहीं पर मास की वैल्यू 0 हो जाए तो उसका समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस क्या बनना चाहिए? 0 0 सर इक्वल होंगे इसका F1 मतलब क्या F2 होना चाहिए? F1 और F2 में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? सर दोनों सर बराबर इक्वल होंगे। दोनों बराबर हो गए। ठीक, अब अगर यहीं पर एक और फोर्स ऐड कर दो यहाँ पर F3, अब क्या कहोगे? क्या F1 बराबर F2? नो सर, F3 ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, सुनिएगा, टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, तो ये जो स्ट्रिंग पुली के ऊपर है, जरा इसके ऊपर फोकस करो। स्ट्रिंग ओवर द पुली, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके राइट वाले पॉइंट को, इसका जो राइट वाला पॉइंट है, इस पर डाउनवर्ड पुल होगा और इसके लेफ्ट वाले पॉइंट पर भी डाउनवर्ड पुल होगा। क्या ये दोनों तरफ बराबर पुल आएंगे? ये जानते हुए कि ये स्ट्रिंग मोशन में है और ये भी जानते हुए कि पुली की सरफेस की वजह से फ्रिक्शन लग रहा है यहां पर, तो अगर आप फ्रिक्शन को ओवरकम करके स्ट्रिंग को मूव करना चाहते हो तो क्या दोनों तरफ बराबर पुल लगाओगे? नहीं सर, राइट साइड ज्यादा लगेगा। आ रही बात समझ में ना ये चीज? राइट, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा अगर स्ट्रिंग के, तो क्या हम जितना फोर्स राइट साइड लगाएं उतना ही लेफ्ट लगा दें और क्या ये स्ट्रिंग मोशन में आ जाएगी? नो सर। नहीं आ पाएगी, क्योंकि अगर आपने दोनों, क्योंकि राइट साइड पुल करने पर ये पॉइंट नीचे जाएगा, लेफ्ट साइड पुल करने पर ये नीचे जाएगा। अब डिसाइड कैसे करोगे कि आपको राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है? तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए बट नेचुरल सी बात है, सर यहाँ टेंशन बराबर नहीं कर सकते क्योंकि पुली वो है, मासलेस नहीं है सर। हाँ, इसमें राइट साइड का पुल ज्यादा होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन के अपोजिट। ये वैसी बात हो गई यार, अगर आपको एक अलबेड़ा है, एक बॉक्स है और उसको आप एक रफ सरफेस पे स्लाइड करना चाहते हो और दो लोग धक्का दे रहे हैं, ऐसे मान दो लोग धक्का दे, एक आदमी F1 फोर्स धक्का दे रहा है, एक F2 लगा रहा है और सरफेस रफ है और बॉडी का मोशन हो रहा है, तो कौन कौन पर्सन ज्यादा फोर्स लगा रहा है इसमें? F1 ज्यादा लगा रहा है। F1 कैसे डिसाइड किया आपने कि F1 ज्यादा लगा रहा है? इसे फ्रिक्शन को भी कंसीडर करके डिसाइड का करना है। फ्रिक्शन भी तो लगेगा ऑपोजिट में। समझ गए ना? ये समझ गए। हाँ, ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। अब बताओ किधर ज्यादा टेंशन होगी? जिस तरह से टेंडिंग मोशन। तो पांचवा पॉइंट ये होगा कि जैसे यहाँ पर आप दोनों तरफ टी दिखाते थे, यहाँ पर टी नहीं दिखाओगे, एक तरफ T2 और एक तरफ T1, और जिधर हैवियर ब्लॉक होगा उधर ज्यादा टेंशन होगी, जिधर लाइटर ब्लॉक होगा उधर टेंशन फोर्स कम लगेगा। यस। टोटल 5 पॉइंट्स हो गए अभी।
अब इस क्वेश्चन को देखो, हमने पुली लिया, पुली के दोनों तरफ स्ट्रिंग बनाई और एक तरफ M2 मास और एक तरफ M1 मास है और M2 हैवियर है, और पुली को सेंटर पे क्लैंप कर दिया, पुली का अपना एक रेडियस डिफाइन कर दिया, पुली का अपना एक मास डिफाइन कर दिया, और पुली को हमने डिस्क माना हुआ है। और हम आपसे पूछेंगे बताइए M2 की क्या एक्सेलरेशन आएगी। प्रोसीड कैसे करेंगे ना, देखो T2 और T1 में रिलेशन निकालना पड़ेगा। M2G, और ये दे रखा है क्वेश्चन में कि नो स्लिप कंडीशन, ये दिया हुआ है, नो स्लिप कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमको बताना है कि ए कितना होगा। इधर है M2G, यहां दिखाएंगे T2, इधर दिखाओ M1G, T1, और यहां वाले पॉइंट पर भी टेंशन नीचे दिखाएंगे T2, और यहां वाले पॉइंट पर टेंशन नीचे दिखाएंगे T1, और ये पुली घूमेगी, रोटेट करेगी, इसमें रोटेशन भी आएगा कुछ। यस सर। और नेचुरल सी बात है, अगर ये मास डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो ये वाला मास अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा, और हम पुली में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान रहे हैं। और हमारी इक्वेशंस क्या क्या थी देखो, इसके लिए ये बॉडी तो सिर्फ ट्रांसलेट हो रही है, तो यहां पर F इक्वल टू ma, यस सर। तो M2G माइनस T2, इक्वेशन देखना, M2G माइनस T2 will be written as M2 multiplied by A, फर्स्ट इक्वेशन। यस सर। ये वाला मास अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, यानी T1 ज्यादा होगा, इक्वेशन। और ये जो डिस्क है ये क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, रोटेट कर रही है, या फिर कंबाइंड मोशन कर रही है, रोटेट। तो यहाँ कौन सी इक्वेशन लगा है, अगर ये रोटेटिंग बॉडी है तो इसके लिए इक्वेशन कौन सी, सुटेबल इक्वेशन कौन सी होगी। अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है, अल्फा चाहिए आपको, तो कौन सी सुटेबल इक्वेशन बनेगी। सर टॉर्क वाली। टॉर्क, तो T2 का टॉर्क सेंटर के अबाउट कितना होगा, ये सेंटर से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, आर, तो T2 इंटू R, और इधर से T1 का टॉर्क देखो। और एक चीज बताओ, क्या दोनों के टॉर्क सेम डायरेक्शंस में आएंगे, जरा वेरीफाई करो। इस पॉइंट के अबाउट निकालना है आपको, तो अगर आप अपना चेहरा T2 की डायरेक्शन में रखो तो इसके अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, अपोजिट है, अपोजिट आएंगे, तो दोनों के टॉर्क अपोजिट होने की वजह से माइनस, एंड टोटल टॉर्क शुड बी इक्वल टू, क्योंकि हमने टॉर्क सेंटर के अबाउट निकाला है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर के अबाउट लेंगे, और एक डिस्क का उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr square by 2 और इनटू अल्फा, ये तीसरी इक्वेशन हुई। तीसरे इक्वेशन में आप चाहो तो एक आर को कैंसिल कर सकते हो, ये वाला आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा तीसरी इक्वेशन से, और उसके बाद हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो उससे होगा क्या, ये माइनस T2 यहाँ प्लस T2, ये T1 ये माइनस T1, सारे टेंशन एलिमिनेट हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म आ जाएगा M2 माइनस M1 इंटू G, राइट हैंड साइड पे टर्म आ जाएगा M2 प्लस M1 प्लस M/2, मतलब M2 प्लस M1 इंटू A आएगा यहाँ पर, और प्लस M/2 R अल्फा आएगा। समझ पाए हमें, बोलो। यस सर। एक चीज बता दीजिए सर, जो T1 है सर, वहां पे जहां आपने अभी टॉर्क निकाला है सर, वहां वो डाउनवर्ड्स कैसे आया सर, बस इतना बता दीजिए। नहीं, टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाते हैं ना। यस सर। तो
इस पुली पर जो टेंशन लगेगी वो अवे फ्रॉम द पुली होगी। टेंशन मतलब पुल करना, और पुल हमेशा बॉडी से बाहर की तरफ होना चाहिए। तो जब यस सर, इस बॉडी पर टेंशन दिखा रहे तो ऊपर, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन अवे फ्रॉम M1 जाएगी, और जब इस Yes. बॉडी पर टेंशन दिखाएंगे तो वो नीचे दिखाना पड़ेगा आपको। बॉडी से बाहर निकलना चाहिए टेंशन फोर्स। yes sir, caused by any pull on the string away from object. Yes. हाँ, Yes sir. समझ गए सर? आगे बढ़े फिर। Yes sir. यस सर। अब नो स्लिप कंडीशंस भी हैं, जिसका क्या मतलब है, अब हम इसका Pulley यूज or करेंगे। string की relative velocity 0. हाँ, नो स्लिप कंडीशन, इसका क्या मतलब है V कि equal to अगर R ये minus. मास v स्पीड से नीचे बढ़े और ये पुली ओमेगा की एंगुलर स्पीड से रोटेट करे, तो फिर हम कह सकते हैं v इक्वल टू Equal to R omega. आर ओमेगा। और अगर हम ये कह सकते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करके a इक्वल टू आर अल्फा भी कह सकते हैं। यस v सर। को डिफरेंशिएट करके a और ओमेगा को डिफरेंशिएट करके अल्फा। Yes sir. और अगर हम ये कह सकते हैं तो यहाँ के आर अल्फा को रिप्लेस कर लेंगे, M2 उस आर अल्फा को a लिख लेंगे, और अगर हम Yes. a लिख सकते हैं तो मेरा आंसर ये बन जाएगा M2 माइनस M1 इंटू जी डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 और प्लस M/2। Yes sir. कह सकते हैं. जबकि आइडियल पुली के टाइम पर यहाँ पर क्या आंसर बना था, M2 minus M1 upon M1 plus M2 into G. सर मतलब पुली डिनोमिनेटर में ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं आ गया। यस सर। डिनोमिनेटर मतलब अगर ये आइडियल पुली होती, रोटेट नहीं करती, तो यहाँ पर ये M/2 नहीं होता। Yes sir, नहीं होता. बट अगर ये रोटेट कर रही है, नो स्लिप कंडीशन है, तो यहाँ पर M/2 और बढ़ गया, यानी कि एक्सेलरेशन आइडियल वाले केस के कंपेयर में ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है. नहीं सर, कम हो रहा है. कम हो रहा है. होगा सर डिनोमिनेटर में ना। डिनोमिनेटर बढ़ गया है। कम हो रहा है सर। हाँ, कम हो रहा है. मतलब अगर ये आइडियल पुली होती तो ये मास ज्यादा एक्सेलरेट करता, क्योंकि ये रियलिस्टिक पुली है, रोटेट कर रही है, तो ये मास थोड़ा सा कम एक्सेलरेट करेगा, Yes sir. और ये आंसर बनेगा इसका। Yes sir. और इस एक्सेलरेशन को इक्वेशन 1 में रख करके आप T2 निकाल सकते हो, इस एक्सेलरेशन को इक्वेशन 2 में रख करके T1 निकाल सकते हो। मतलब ये पता लगा सकते हो कि इधर कितनी टेंशन फोर्स है और इधर कितनी टेंशन फोर्स है। सर इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है फ्रिक्शन को इंक्लूड करके? ना, किनके बीच ऐसे में? निकाला है किनके बीच T2 में? और T1 सर. T2 और T1 में? यस सर. वो तो यहाँ से निकाल के पता चलेगा यार T2 और T1 में। बाकी फ्रिक्शन के साथ भी होता है, बट वो एडवांस फिजिक्स है, मतलब हमारे हम लोगों से आगे का टॉपिक है, बीटेक का सिलेबस हो जाता है। अच्छा सर. हमारे सिलेबस में हमको 5 पॉइंट्स जो ध्यान रखने थे वो मैंने रिपीट कर दिए आपको, मतलब 11th स्टैंडर्ड पे और जेई के लेवल तक भी, इवन जेई तक भी, कि अगर पुली रोटेट कर रही है तो आप डिफरेंट टेंशंस कंसीडर करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, V इक्वल टू आर ओमेगा लिखेंगे, और एक थ्योरेटिकल पॉइंट है कि फ्रिक्शन की वजह से ही ये डिस्क रोटेट करती है। समझ गए सर। ठीक है जी बच्चा, जिसका एक और एग्जांपल दें अगर, रोटेशन इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इसका एक बहुत सिंपल सा आपके डेली लाइफ का एग्जांपल है। आप बॉटल की कैप खोलते हो तो आप अपने फिंगर्स दोनों तरफ रखते हो और ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगा करके इसको रोटेट करते हो। अब आप जाओ और अपने हाथों में ना खूब सारा ऑयल लगा के आओ, और उसके बाद ये कैप बहुत टाइटली बंद है, अब इसको ओपन करके दिखाओ, क्या होगा? हाथ स्लिप करेंगे सर। स्लिप हो जाएंगे हाथ। इसका मतलब ऑयली सरफेस पर स्लिपिंग होती है ना। यस सर। यस. लैक ऑफ फ्रिक्शन मतलब स्लिपिंग, यस सर। यस सर. तो फिर प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन का मतलब स्लिपिंग बंद होगी। और एक बात बताइए, ध्यान से समझना, जब आप इसके इस वाले एंड पर फोर्स लगा के इसको रोटेट करोगे
तो इस कैप का ये वाला जो निकला हुआ पोर्शन देख रहे हो आप, ये और आपके Yes. फिंगर्स, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, कौन तेज चलेगा अगर मैं इसको रोटेट करूं तो? सर साथ में चलेंगे। तो दोनों बराबर ही ये रोटेट उससे करो चलेंगे। तो आपके फिंगर ज्यादा आगे जाएगी, कौन, ये दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं? साथ साथ चलेंगे सर। साथ साथ चलेंगे सर। यही नो स्लिप कंडीशन है कि इस रोटेटिंग बॉडी के सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट है वो जिस स्पीड से बढ़ेगा, उसके कांटेक्ट में आने वाली फिंगर या उसके कांटेक्ट में आने वाली स्ट्रिंग सेम स्पीड से चलनी चाहिए, अदरवाइज ये स्लिप कर जाएंगे और फिर अगर स्लिप करेगा तो ये रोटेट नहीं होगा फिर। यस सर। अभी तो समझ गए इसको? समझ गए? अच्छा, यस सर। राइट। सर जैसे अभी आपने देखा होगा सर, ये अभी क्वारंटीन के डेज में मतलब एक मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे चैलेंज चला था, बॉटल कैप चैलेंज। तो सर वहां पे तो इम्पल्स देके बस हल्का सा कर रहे थे सर, उसको फिर क्या कहेंगे? इम्पल्स वाले भी करेंगे, इम्पल्स और इसमें फर्क, इम्पल्स भी एक तरीके से फोर्स लगाते हैं बहुत कम टाइम के लिए। नहीं सर, जैसे उसमें एकदम जो कैप है उसको एकदम ही ढीला करके बस हल्की सी वो लोग इम्पल्स देते हैं, तो जो भी इम्पल्स परफॉर्म मतलब करते हैं। वेलोसिटी देना बच्चा, इम्पल्स मतलब आपने बहुत बड़ी फोर्स लगाई और एक मूवमेंट, जैसे फुटबॉल को किक करते हैं तो हम पैर से फोर्स से तो लगाते हैं उसके ऊपर। यस सर, शॉर्ट टाइम कितनी देर? इंटरवल में लगाते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट हो जाती है। तो उसको एक, हाँ, इम्पल्स मतलब आप बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, यस सर। उसके बाद वो अपना मोशन कंटिन्यू कर लेगा। यस सर। ठीक है, एक तो कंसेप्ट ये हुआ। अब इस कंसेप्ट का एक और पार्ट दिखा दे आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आएंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगेन सेम डायग्राम ले रहे, इधर है M2 मास और इधर M1 मास, और ये पुली को वापस डिस्क मान ले, रेडियस R की और मास M की, और सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये भी रेस्ट से स्टार्ट होगा और उसके बाद धीरे धीरे ये M2 नीचे आएगा, ये M1 ऊपर जाएगा और साथ में पुली भी रोटेट करेगी। तो कुछ टाइम के बाद ये M2 नीचे आ गया, मान लो h डिस्टेंस नीचे आ गया, तो नेचुरली M1 h डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। यस सर। और पुली भी रोटेट कर जाएगी। यस सर। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये M2 h डिस्टेंस नीचे चला जाएगा तो इसमें कितनी स्पीड होगी? स्पीड ऑफ मास M2 where it falls down by a distance of h। सर एक पैरेलल प्रोसीजर फॉलो करेंगे सर, एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर सर उसको तो यहाँ फिर इसको एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं हम लोग। राइट, एक्सेलरेशन क्यों निकालेंगे जब हमने 5 पॉइंट्स आपको बोले और ये दे रखा है, ये बाय डिफॉल्ट आप मानोगे नो स्लिप कंडीशन आपको बाय डिफॉल्ट रखनी है। क्यों हम एक्सेलरेशन निकालें जब हमारे को ये पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा यहाँ पर। यस सर। तो ये बताओ, M2 नीचे जाएगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज। कितना डिक्रीज करेगी? अगर ये h डिस्टेंस नीचे गया तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हो जाएगी? -m2gh। नहीं, जब आप कम बोल रहे हो तो माइनस लगाने की तो जरूरत नहीं। केवल m2gh, माइनस नहीं बोलेंगे। हाँ, मतलब लॉस के आगे हम देखो, हमारा कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर कौन सा एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और कौन सा एनर्जी बढ़ रहा है। तो M2 मास नीचे जा रहा है तो हम ये कहेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M2, और M1 राइज कर रहा है, गेन होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब लॉस और गेन बराबर हो जाए। यस सर।
Yes, sir. should be gain in potential energy of m1 प्लस ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में चले गए, रेस्ट से मोशन में आ गई। काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी गेन किसका? ऑफ m1 प्लस काइनेटिक एनर्जी गेन किसका? ऑफ m2, जो भी मोशन में जाएंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी गेन ऑफ पुली, क्योंकि वो भी रोटेट कर रही है। अब कितना लॉस किया हमने? m2 बाय h डिस्टेंस नीचे गया तो m2gh, और गेन क्या क्या कर रहे हो? ये कितना गेन करेगा ऊपर जा रहा तो? m1gh प्लस m2 ने कितनी m1 ने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली अगर ये v स्पीड पर चलने लगा तो? half mv square half m1v square m2 ने कितना गेन कर लिया? हाफ m2v स्क्वायर हाफ m2v स्क्वायर। और पुली ने कितना गेन कर लिया? वो रोटेट करना स्टार्ट कर गई, तो रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी r ओमेगा होल स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बच्चा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट हुआ था उसके पहले ही ये चीज थी, सर समझ गया मैं। Yes, sir. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यस सर और इसमें आई को क्या रखेंगे? mr अगर ये स्क्वायर डिस्क Center है, of mass. अगर ये डिस्क है, Disk mr स्क्वायर बाय 2 m of mass. r स्क्वायर बाय 2। और ओमेगा को कैसे हटाएंगे? अगर ये नो स्लिप कंडीशन है तो V equals So to V equal R to omega omega V by R. सब्स्टिट्यूट नो स्लिप का मतलब v बराबर r ओमेगा, तो आप ओमेगा को भी हटा सकते हो, ओमेगा बराबर v अपॉन r, V upon R. तो यहाँ ओमेगा हट करके v बाई r आ जाएगा। कर लेंगे यहाँ इसको, पे mv स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। V square by R square. जो भी आ जाए बच्चा, जो भी आ जाए। देखो ये गलती मत करो आप कि हमारा देखो ये तो इलस्ट्रेशंस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं कि ऐसे करना है। ऑब्वियसली एग्जाम में ये नहीं आने वाला है और पेपर्स में भी ये नहीं आएगा, डिफरेंट क्वेश्चंस ही आएंगे। तो आपको लॉजिक पकड़ना है कि अगर आपको स्पीड निकालनी है तो एक्सेलरेशन फाइंड करके अपना टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता, हम एनर्जी से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो एनर्जी की इक्वेशन जो बन रही है वो इम्पोर्टेंट है। राइट, मतलब आपको ये समझना होगा कि कौन सी एनर्जी डिक्रीज हुई है, कौन सी एनर्जी इंक्रीज हुई है, और अगर कंजर्वेशन है तो इसका मतलब लॉस और गेन का वैल्यू बराबर होना चाहिए। सर वर्क एनर्जी थ्योरम से यहाँ पे नहीं हो सकता था? वो भी यही है, सेम ही चीज है। So work done by all forces equal to delta K. वही है, आप इस m1gh को लेफ्ट साइड ले जाओ तो ये दोनों ग्रेविटी के वर्क हो जाएंगे। हाँ सर पूरे सिस्टम का देख रहे हैं। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो सिस्टम का इसलिए देख रहे हैं ना, अभी तो आपको समझाया है स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क टोटल करके ही तो जीरो आ रहा है। Yes, sir. समझ Yes, गए। sir. समझ गए सर। अब यार अगर हम एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखें और एक वर्टिकल सरफेस पर रखें, अब वेरिएशंस है, लॉजिक क्लियर हो गया। अब वेरिएशंस, इसके बाद यहाँ पुली लगा दी और फिर यहाँ से एक मास m2 लगा दिया और इसका एक्सेलरेशन वगैरह निकालना। पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है। क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ m2, और ये जो पुली है वो एक डिस्क के फॉर्म में है, फिर से उसका मास m, रेडियस r, और
साथ में नो स्लिप कंडीशन भी। तो अब प्रोसेस समझ लो आप, वो 5 पॉइंट्स कहीं लिस्ट करके आप याद रखिएगा। यहां पर M2G की फोर्स, टेंशन T2, यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ पर दोनों तरफ सेम टेंशन कभी नहीं दिखाओ गया, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से टेंशन वेरी कर जाएगा। यस सर। इसके अलावा यहाँ M1G नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और पुली पर जो टेंशन होगी वो T2 नीचे की तरफ लगेगी और T1 लेफ्ट लगेगी। ये पुली वाले टेंशन हो गए। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब देखो, अगर ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही होगी तो नेचुरली ये ए से आगे बढ़ेगा। इसके लिए इक्वेशन बताओ, M2 के लिए इक्वेशन। M2G minus T2 equal to M2A। M2G minus T2 बराबर M2A। M1 के लिए? सर M1 में फ्रिक्शन नहीं होगा सर? नहीं, हमने यहाँ पर स्मूथ माना है इसको। ओके सर। फ्रिक्शन ले भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फ्रिक्शन चाहे तो ले भी सकते हैं, बट उससे फर्क नहीं। अगर स्मूथ है तो क्या लिखेंगे? T1 by M1। T1 बराबर M1 है। T1 बराबर M1 है। और अभी सिर्फ पुली के लिए, बिकॉज पुली रोटेट करेगी, ध्यान देना, फ्रिक्शन की वजह से रोटेट कर जाएगी। तो T2 का टॉर्क, तो सर अल्फा वाली इक्वेशन, अल्फा निकालेंगे टॉर्क से। हाँ, टोटल टॉर्क एक तरफ से T2 वाली फोर्स का टॉर्क आएगा, एक तरफ से T1 वाले का टॉर्क आएगा। टोटल टॉर्क बराबर सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिलहाल तो मैं आई लिख रहा हूँ, बाद में इसकी वैल्यू रख देंगे। और इनटू अल्फा, तीसरी इक्वेशन। नो स्लिप कंडीशन से आप ये कह सकते हो कि V बराबर R ओमेगा होगा, या फिर इक्वल A टू बराबर R अल्फा। R अल्फा होगा। तो हम इस अल्फा को रिप्लेस कर देंगे और हमारे लिए इक्वेशन बन जाएगी T2 माइनस T1 बराबर IC। ये वाला R डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और अल्फा की जगह पर A अपॉन R करेंगे, तो यहाँ R स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम थर्ड इक्वेशन कह दे रहे हैं। अल्फा को हटा दिया यहाँ से, यस सर। और तीनों इक्वेशन से ऐड कर दूं, माइनस T2 प्लस T2 प्लस T1 माइनस T1 कैंसल। 1 2 और 3 ऐड कर रहे हैं, बीच वाली इक्वेशन नहीं। 1 2 3 LHS पर बचेगा सिर्फ M2G, RHS पर बचेगा M2 प्लस M1 प्लस IC डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड होल मल्टीप्लाइड बाय E। आ जाएगा ये आंसर यहाँ से? यस सर। आ जाएगा ये? यस सर। ये ठीक है। और इसी में दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो एक्सेलरेशन निकालने वाले क्वेश्चंस और एक ये बनेंगे, फाइंड स्पीड ऑफ M2 when it falls by distance h। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब ये h डिस्टेंस नीचे आएगा तो इसकी क्या स्पीड होगी। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, दोनों का फिगर कॉमन है। तो इसको निकालने के लिए सही मेथड कौन सा होगा स्पीड निकालने के लिए? राइट मेथड, एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये बताओ, हाँ, M2 अगर नीचे जाएगा तो ये कितना पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा अपनी? M2G और गेन क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी। क्या इसके पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आएगा अगर ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा हो? नो सर। नो सर। नहीं करेगा। पोटेंशियल एनर्जी तभी चेंज होती है जब वर्टिकल मोशन हो। यस तो यस। इसकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी और वो किस में जाएगी? तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी।
हाफ m2v²। m1 में भी एनर्जी आ जाएगी, ये कनेक्टेड बॉडीज हैं। प्लस इन दोनों के अलावा इस रोटेटिंग पुली में भी एनर्जी होगी, यस सर। जिसको लिखेंगे हाफ आई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं आर टी अल्फा स्क्वायर स्क्वायर। v/r। इससे हमको v निकल जाएगा। तो दो क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, दो तरीके के कंसेप्ट, एक एक्सेलरेशन निकालने का और एक स्पीड निकालने का। एक्सेलरेशन न्यूटन लॉ से आएंगे, स्पीड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आएगी। यस सर। क्लियर हो गया Yes, आपको? sir. है ना? यस सर। ये है पुली वाले अरेंजमेंट, मास और पुली वाले अरेंजमेंट। अब एक डबल पुली का सिस्टम होता है यार, सर मूवेबल पुलिस। नहीं वो तो बाद में करेंगे, अभी आप पहले इसको कंसिडर कर लें, इतना इतना नोट करके देखो फिर बताते हैं। यस सर हो गया। सर हो गया ये तो। मूवेबल पुलिस तो बाद में लेंगे, अभी तो फिक्स पुलिस ही है ना। यस सर जैसे वहां पे एनएलएम में था वैसे ही मतलब पूरे पुलिस सिस्टम से होगा। मूवेबल पुली क्या होती है ये दिखाने के लिए एक सेकेंड। पुली तो नहीं है बट सिमिलर टाइप की एक चीज दिखा रहे। ये क्या चीज है भाई? सर डंबल। डंबल है सर। तो इसमें एक यहाँ पर भी कुछ रेडियस होती है ना, यस सर। और यहाँ पर भी Yes, एक sir. रेडियस है, यहाँ भी एक रेडियस है। यस सर। तो अगर मैं एक स्ट्रिंग अंदर वाले सिलेंडर पे लगा दूं, ठीक है, और इससे अटैच करके मैं यहां पर कोई मास बांध दूं, और दूसरी स्ट्रिंग बाहर वाले पे, इस पे आउटर डिस्क के ऊपर दूसरी स्ट्रिंग यहां पर, फिगर समझ पा रहे हैं? यस सर। और फिर उसके बाद इसको घुमाए, क्या होगा? अगर ये पुली घूमेगी तो क्या होगा? सिर्फ घूम रही है पुली, ऊपर नीचे नहीं हो रही। सर मासेस ऊपर आएंगे। हाँ, तो इसको ना एक्चुअली जब डायग्राम बनाते हैं तो इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, और जो लोगों को समझ नहीं आता कि एक फिगर क्या है, ये ऐसे दिखाते हैं। डबल पुली, डबल रेडियस पुली बोलते हैं इसको। तो हमने क्या किया हुआ है, सेंटर पॉइंट फिक्स है इसका, अंदर वाला रेडियस r1, बाहर वाला रेडियस r2। और एक स्ट्रिंग बाहर वाले रेडियस से अटैच है m2, और एक स्ट्रिंग अंदर वाले रेडियस से अटैच है m1। ये फिगर साइड व्यू होता है एक्चुअली, मतलब इसका साइड व्यू। अगर आप साइड से देखोगे तो आपको एक छोटा रेडियस दिखेगा, अगर आप साइड से देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा रेडियस दिखेगा और यहाँ पर एक बड़ा रेडियस। तो एक रस्सी यहाँ पर है और एक रस्सी इसके ऊपर है। समझ पा रहे इसको कि नहीं? यस सर। Yes, और sir. फ्रंट साइड से ये ऐसे दिखेगा।
अब इसको हम ट्रांसलेट नहीं कराएंगे, इसको एक जगह पकड़ करके जैसे पतंग उड़ाते हो चरखी लटाई, यस सर। वो भी तो ऐसे ही करते हो। बोलो। यस सर। अब आप एक बात बताना मुझे कि अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये जो दो आप रेडियस देख रहे हो, एक छोटा रेडियस और एक बड़ा रेडियस, किसके नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड ज्यादा होंगे अगर मैं इसको रोटेट करूं तो? ऐसे करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं इसको घुमाऊं और एक कंप्लीट रोटेशन करूं तो क्या इसका छोटे एक वाले के रोटेशन, इसका तो छोटे वाले के रोटेशन ज्यादा हो जाएंगे। अरे पगलाए हो क्या तुम लोग? अगर मैं एक फुल रोटेशन दूं तो क्या ये जो नट लगा रखा है ये एक रोटेशन नहीं कर जाएगा? अगर इसकी जो अपनी जगह एक कंप्लीट रोटेशन कराओ तो क्या ये चीज एक कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पाएगी? यस कर सर। लेगी सर। तो इसका मतलब जितने टाइम में ये बड़े वाली डिस्क एक रोटेशन कंप्लीट करेगी उतने टाइम में ये छोटी वाली डिस्क भी करेगी। सर वही तो कहा कि छोटे वाले के ज्यादा रोटेशंस होंगे। कैसे हो जाएंगे? जब सेम टाइम में ये भी एक रिवॉल्यूशन कर रहा है और ये भी एक रोटेशन कर रहा है तो नंबर ऑफ रोटेशंस कैसे बदल जाएंगे? ये दोनों टाइटली बंधा कनेक्टेड हुआ है है इससे ना भाई, सर। टाइटली बंधा हुआ, लूज नहीं है। तो ये तो साथ साथ घूमेंगे ना। यस नट अगर लूज होता तो ज्यादा कर देता। नहीं लूज नहीं है, रिजिड बॉडी है साथ भाई। सर। अगर आप इसको घुमाओगे तो दोनों साथ साथ नहीं घूम रहे हैं कि अलग अलग घूम रही है। सर यस साथ ही सर, साथ। समझ गए। तो जो ओमेगा छोटे वाले का होगा वही ओमेगा इस नट का भी होगा, वही ओमेगा डिस्क का भी होगा। यस सर। यस सर। बहुत देर पकड़वा लिया तुम लोगों ने यार, 15 किलो का है वो। मतलब क्या हुआ कि अगर ये m2 मास नीचे जाएगा विद सम एक्सेलरेशन a और m1 मास ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन तो छोड़ो, पहले स्पीड दिखा दे आपको। अगर ये v स्पीड से नीचे जा रहा है और a इसकी एक्सेलरेशन है, ये v स्पीड से ऊपर जा रहा है और a इसका एक्सेलरेशन है, तो इन दोनों में एक कॉमन चीज ये होगी कि जिस एंगुलर स्पीड पर ये आगे बढ़ेगा उसी एंगुलर स्पीड से ये भी चलेगा। यही बात लोग समझ नहीं पाते और मैं आपको बोलूंगा आपके घर में भी ये नहीं होगा। रोलिंग पिन है, लाके दिखाऊं भी? सर समझ गए हो, ओमेगा सेम होगा लेकिन क्योंकि रेडियस डिफरेंट है तो अगर सर्कमफ्रेंस पे दोनों में से लटकाया जाएगा तो वेलोसिटीज एक्चुअली लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट आ जाएंगी दोनों की। राइट। तो अब यहाँ पर इक्वेशंस फटाफट बोलो। यहाँ दिखाओगे m2g, प्रोसेस वही है सब कुछ, t2। यहाँ दिखाओगे m1g, t1, यहाँ पर t2 और यहाँ पर t1। इक्वेशंस देखो क्या लिखेंगे। m2 की इक्वेशन m2g minus t2 equal to m2a। m2g माइनस t2 बराबर m2a, एक इक्वेशन हो गई। m1 की इक्वेशन m1g m1g minus t1 equal to m1a। माइनस t1 बराबर m1। क्या ये दोनों सेम एक्सेलरेशन पे चलेंगे? यस अगर सर। बच्चा एक बात बताओ, क्या हो गया तुम लोग को यार? अगर ये एक रोटेशन करे तो कितनी स्ट्रिंग इसके चारों तरफ रैप करो? अच्छा एक बात देखो, फिर अभी तक बैटरी डाउन हो चुकी है हम लोगों की। नहीं अगर मैं एक रस्सी बाहर वाले डिस्क पर पूरा लपेटूं, एक रोटेशन कंप्लीट करूंगा तो एक रोटेशन का मतलब, हाँ यार। हाँ, तो जितनी जितनी रस्सी आप आउटर डिस्क के एक रोटेशन में यूज करोगे, क्या उतनी ही रस्सी आप अंदर वाले में भी यूज करोगे? नहीं सर, क्योंकि रेडियस के रेशियो में यूज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये मास नीचे जाएगा तो यहाँ से स्ट्रिंग लूज होगी, खुलेगी। यस सर, और वहां से टाइट होगी। तो क्या जितना खुलेगा उतना ही टाइट हो जाएगा? एक रोटेशन होने पर 2 पाई r2 खुलेगा, यस सर। यस। वो 2 लेकिन पाई यहाँ r1 टाइट कितना होगा। लपेटा जाएगा? नहीं सर, सेम नहीं होगा क्योंकि रेडियस डिफरेंट है। तो जब इधर और इधर सेम लेंथ कवर नहीं कर रहे हो तो ये दोनों सेम स्पीड पर कैसे चलेंगे? नहीं चलेंगे सर, राइट। केवल एंगुलर यहाँ स्पीड पर सेम करते होगी, क्या होगा, लीनियर आपको डिफरेंट एक होगा। तरफ v2 और एक तरफ a2 और एक तरफ v1 और एक तरफ a1। a1, ये सेम एक्सेलरेशन में नहीं चल सकते। यस सर।
तो यहाँ M2 A2 और यहाँ M1 A1 ये सेकंड इक्वेशन हुई। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे सर अभी आपने बताया कि ये 2πr2 ढीली होगी, 2πr1 वो टाइट होगी, तो सर इनके मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं एक रिवोल्यूशन में, उसको डबल डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का रिलेशन राइट राइट, वो सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, मैं वो कर रहा हूँ। ये दो इक्वेशंस के बाद एक इक्वेशन पहले और लिखना, फिर बताने क्या होगा। यस सर। इस पुली के लिए टेंशन है T2 की टॉर्क T2 इंटू ये R2 डिस्टेंस पे है, और T1 की टॉर्क ये R1 डिस्टेंस पे है, एक तो ये डिफरेंस आ गया, इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, तीसरी इक्वेशन। और इसके बाद नो स्लिप कंडीशंस लगाओ। तो जो A2 है वो R अल्फा होगा, लेकिन उसमें कौन सा अल्फा होगा, कौन सा R सॉरी, सब बड़ा वाला R2 और A1 में R1 ये वही बात हो गई कि एक्सेलरेशन और रेडियस के रेशियो में जाएंगे। यस सर। समझ गए सर। ठीक है, अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में से A2 को हटा देंगे और वो इक्वेशन बन जाएगी M2G माइनस T2 इक्वल टू M2, A2 विल बी रिप्लेस्ड बाय R2 अल्फा। सेकंड इक्वेशन में A1 को रिप्लेस कर लेंगे। एक तो गलती हो गई यहाँ पर, ये इक्वेशन गलत बन गई क्योंकि M1 मास ऊपर जा रहा है, उल्टी होगी, उल्टी होगी। तो ये T1 माइनस mg लिखना चाहिए ना, ऊपर जा रहा है। यस सर। तो T1 माइनस M1G बराबर M1, और इसके A1 को रिप्लेस करेंगे R1 अल्फा से, और तीसरी इक्वेशन को एज इट इज रहने दो। तीन इक्वेशंस बनेंगी। यस सर। अब सॉल्व कैसे होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये भी तो है ना, आसान थोड़ी है, इसमें तो मैथ्स भी तो चाहिए। तो पहले सेकंड जो मिडिल इक्वेशन है इसमें R1 मल्टीप्लाई कर देंगे मिडिल इक्वेशन में, यहाँ भी R1 और यहाँ R1 का स्क्वायर, और ऊपर वाली इक्वेशन में R2 मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको समझ आया होगा मैंने क्यों किया ये काम। यस सर। सर T2 R2 और T1 R1 का और अब जब इन सब, हाँ अब इन सबको जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, माइनस T2 R2 जाएंगे। टेंशन वाले टर्म्स चले जाएंगे। यस सर। तो आपके पास बचेगा M2 R2 माइनस M1 R1 इंटू G डिवाइडेड बाय IC प्लस M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, और ये आपको मिलेगी वैल्यू अल्फा की। ठीक है, को ऐड करके और सर इससे फिर A2 और A1 निकल आएगा। बस अल्फा से A2 A1 आएंगे। डिफिकल्ट है आज का टॉपिक, फिर बोला पुली वाले केसेस आपके कराए मैंने आज, जो वो डिफिकल्ट तो है। तो एक बार फिर ये बोलेंगे कि इनको ना आप खुद से पढ़ करके रिवाइज करके और एक बार फिर 1-2 दिन बाद फिर से अटेम्प्ट कर लो। यस सर। तब जाके कर। और इसके लिए मैं फिर बोलूंगा आपके घर में डंबल हो तो आप एक बार ट्राई करो रस्सी बांध करके, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि दोनों तरफ के मास बराबर डिस्टेंस नहीं मूव कर पाएंगे। यस सर। ठीक है जी। यस सर, समझ गए। तो आज पुली वाले हो गए जिसमें फिक्स पुलिस का हो गया, अगली बार आपको मूविंग पुलिस के भी करने हैं।
अब जो पुली है उसका सेंटर क्लैंप नहीं होगा, वो मूव करेगा, उसके भी करने क्वेश्चंस, फिर रोलिंग मोशन के क्वेश्चंस करने, मतलब कुल मिलाकर के कंबाइंड मोशन वाले क्वेश्चंस करने। और स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन थे जिसमें हिंज का फोर्स देख रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल मैकेनिक्स के क्वेश्चन ऑब्वियस नहीं है, मतलब आप हिट एंड ट्रायल अप्रोच पे नहीं कर पाओगे, प्रॉपर लॉजिक लगाने के बाद ही सॉल्व हो पाएगी ये, कोई शॉर्टकट्स नहीं है इसके लिए, कोई ट्रिक काम नहीं करती है, जो लॉजिक दिए गए हैं यही और यही सिर्फ काम कर सकते हैं। सर मैं ये पूछ रहा था हाँ जी सर, बताओ। जैसे हिंज फोर्स की जो डायरेक्शन है सर, वो तो जब फाइनल एक्सेलरेशन जब कैलकुलेट कर लेंगे तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे ना कि वो पॉजिटिव में है या बिल्कुल नेगेटिव में। बिल्कुल, अब तुमने सही पॉइंट पकड़ा कि पहले सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालेंगे, और जब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन मिल जाएगी आपको, तब आप बता पाओगे कि हिंज का फोर्स कितना है और किधर है। यस सर। राइट, बिल्कुल सही पॉइंट है, यही तरीका है। बट क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालो कैसे? तो सर उसके लिए पहले AT और AC देखना पड़ेगा, उसके बाद उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही, वाला बिल्कुल लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही ट्रैक है। अगर इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो आंसर कभी नहीं रुकेगा आपका, हमेशा आएगा आंसर। यस ठीक है जी। यस यस सर। चलिए नमस्ते बोले। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे, एंड बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे, बाय।